हेलो दोस्तों, अनुपमा सीरियल की आज की कहानी लेकर आया बबीता की वानी। तोसू और पाखी को पड़ी मुंह की खानी और अब तोसू ने चोरी करने की आशा भवन में है ठानी। तो देखिए आज की कहानी मेरे साथ। पाखी और तोसू दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं और सभी आशा भवन के लोग दरवाजे पर खड़े देख रहे होते हैं पाखी और तोसू को, और सबसे गलती मांगना शुरू कर देते हैं। अनुज और अनुपमा भी आ जाते हैं और वो भी देखते रहते हैं चुपचाप। इधर डोली और डिम्पी कहती हैं कि अच्छा हुआ जो हम इनके साथ नहीं गए, नहीं तो हमारा भी ऐसा ही हाल होता। और फिर तोसू बोलना शुरू कर देता है, पाखी भी बोलना शुरू कर देती है। एक एक करके सबसे कहते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, मैं अंदर वापस आने दीजिए। और इधर अनुपमा जो चुपचाप खड़ी सुनती रहती है, कुछ नहीं कहती है। दोनों बाबूजी से कहते हैं कि बाबूजी हमें अंदर आने दीजिए। तो बाबूजी कहते हैं कि अंदर बुलाने का फैसला जो है वो अनु का होगा, हमारा नहीं था, चाहे तुम किसी से कुछ भी बोल लो। लेकिन तोसू और पाखी कहते हैं कि मम्मी तो हमें कभी अंदर नहीं आने देगी। फिर इंदिरा जी से कहते हैं कि इंदिरा जी प्लीज़ हमें अंदर आने दीजिए। इधर तोसू फिर बाला काका से कहता है कि बाला काका प्लीज़ हमें अंदर आने दीजिए ना। और सागर और बाला काका देखते रहते हैं तोसू को। और इधर से फिर तोसू कोशिश करता है कि किंजल ही मान जाए, तो कहता है कि किंजल हमें प्लीज़ मम्मी को सिफारिश कर दो। और पाखी भी कहती है कि प्लीज़ भाभी मम्मी से बोल दो। तो किंजल कहती है कि नहीं, मैं तुम दोनों के बारे में मम्मी से कुछ भी नहीं कहने वाली, जो मम्मी का फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। फिर तोसू कोशिश करता है कि परी से बोल दे, कहता है कि परी बेटा तुम ही बोल दो दादी को कि वो हमें अंदर आने दे। तो परी कहती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। इधर फिर पाखी भी कहती है कि अपनी फूई के बारे में भी बोल देना बेटा प्लीज़। तो परी कहती है कि तुम दोनों नहीं थे ना तब आशा भवन में पूरी शांति थी, इसलिए मैं दादी को नहीं कहने वाली हूँ तुम्हारे लिए कि तुम्हें अंदर बुलाए। तुम आते हो तो झगड़ा करते हो और झगड़ा मुझे पसंद नहीं है। तुम दोनों के आने से आशा भवन में अशांति फैलती है। इस तरह से परी मना कर देती है और कहती है कि तुम दोनों बाहर रहो तो ही अच्छा है। इधर से फिर पाखी कोशिश करती है अपनी बेटी ईशानी को कहने की, कहती है कि ईशानी बेटा अपनी मम्मा को तुम चाहते हो ना कि मम्मा आए, मम्मा प्यार करे। तो कहती है कि बेटा तुम नानी से बोलो ना कि हमें अंदर बुलाए। तब ईशानी कहती है कि नहीं मम्मी, आप मुझे हमेशा डांटते रहते हो, इसलिए मैं मम्मी नानी को नहीं कहने वाली कि आपको अंदर बुलाए, इसलिए आप बाहर ही रहो। तो तोसू और पाखी की सारी कोशिशें बेकार हो जाती है और डिम्पी और डोली अपने बारे में सोच रही होती हैं। तोसू डिम्पी से कहता है कि डिम्पी कम से कम तुम ही कह दो मम्मी को। तो डिम्पी कहती है नहीं तोसू भाई, मेरा ही मुश्किल से चल रहा है यहाँ पर, मैं किसको बोल दूँ। और फिर तोसू बा को कहता है कि बा प्लीज़ मम्मी को बोलो ना। तो बा कहती है कि ठीक है तुम दोनों अंदर आ सकते हो। तो दोनों बड़े खुश हो जाते हैं। दोनों की मन में ये होता है कि हाँ अब आशा भवन में जगह मिल गई। और दोनों ही अंदर आने के लिए जैसे ही पैर बढ़ाते हैं वैसे ही अनुपमा बोलती है कि रुको, और दोनों वहीं ठिठक जाते हैं। और अनुपमा की एक आवाज़ के साथ ही दोनों पीछे हो जाते हैं और देखने लगते हैं अनुपमा का चेहरा कि अब अनुपमा घुसने नहीं देगी। और फिर अनुपमा आगे आती है और कहती है कि दोनों कान खोल कर सुन लो, पहले तो तुम्हें आशा भवन के एक एक लोगों से, यानी एक एक आशा भवन के एक एक सदस्य से तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी। दूसरा, तुम्हें सारे काम करने होंगे जो काम मैं तुम्हें दूंगी। तीसरा, तुम सबका मान सम्मान करोगे, किसी का भी अनादर नहीं करोगे, किसी को भी जुबान से अपनी जुबान से गलत नहीं बोलोगे। और चौथा, तुम्हें आशा भवन में रहना है तो अपना खर्चा देना होगा। तो इस तरह से अनुपमा दोनों को समझाती है और दोनों का टेस्ट लेना चाहती है कि दोनों में कितना पेशेंस है, ये क्या सुधर के आए हैं या नहीं आए हैं। इसलिए अनुपमा दोनों से कहती है कि बोलो तुम्हें मंजूर है सबका मान सम्मान करना, सबसे माफ़ी मांगना, आशा भवन के सारे काम करना और अपना खर्चा देना। अनुपमा बार बार पूछती है कि बोलो तुम दोनों को मंजूर है या नहीं है, और नहीं तो दरवाज़ा खुला है। और खुला क्या है, दरवाजे के तुम उस साइड हो, मैं बंद कर लेती हूँ। और तोसू और पाखी अपना वो हाल सोचकर डर जाते हैं जो उनका हाल अभी पिछले कुछ घंटों में हुआ था, और दोनों चौंक जाते हैं। पाखी और तोसू एक एक करके सबसे माफ़ी मांगने लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे माफ़ी मांगते हैं। आशा भवन के जितने भी सदस्य हैं अलग अलग नाम लेकर पहले इंदिरा जी से माफ़ी मांगते हैं, फिर नंदिता
से भी माफ़ी मांगते हैं, बाला काका से भी माफ़ी मांगते हैं, बा और बापूजी से भी माफ़ी मांगते हैं। दोनों गिड़गिड़ा के रो के माफ़ी मांगते हैं सभी से और कहते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए प्लीज़, हमने आपका दिल दुखाया है, आगे से हम आपको हर्ट नहीं करेंगे और हम बिल्कुल अच्छे बच्चे बनकर रहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। तो लेकिन अनुपमा कहती है कि अब तुम बाहर हो जाओ, अब जाओ यहाँ से। तो दोनों कहते हैं कि ये तो चीटिंग हो गई मम्मी, दिस इज़ नॉट फेयर। पाखी कहती है कि मम्मी पहले तो आपने कहा था माफ़ी मांग लोगे तो हम यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन अब आप ये क्या कर रही है, अब दरवाज़ा बंद क्यों कर रही है, ये तो चीटिंग है मम्मी, दिस इज़ नॉट फेयर मम्मी, प्लीज़ मम्मी आने दो। अनु कहती है कि तुम दोनों टेस्ट में फेल हो गए, मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। जैसे कि किंजल ने कहा कि तुम शर्म को कहाँ छोड़ कर आए हो, तो शर्म को और अकड़ को तुम अभी तक शर्म तो छोड़ आए लेकिन अकड़ अभी भी तुम्हारे साथ है, इसलिए मैं तुम्हारी अकड़ देखना चाहती थी। क्योंकि तोसू जो अकड़ जाता है माफ़ी मांगने के बाद, तो अनु कहती है कि तुम दोनों अपनी अकड़ बाहर नहीं छोड़कर आए हो, इसलिए तुम्हारे दरवाजे आशा भवन के लिए कभी नहीं खुलेंगे, तुम दोनों कहीं पर भी जाओ मुझे कुछ नहीं पता। तो इस पर पाखी चिल्लाती है, तोसू भी चिल्लाता है, प्लीज़ मम्मी मान जाइए ना मम्मी, हम अकड़ नहीं करेंगे मम्मी, हम सुधर जाएंगे। लेकिन अनुपमा दोनों के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर लेती है। डोली कहती है कि अरे कैसी माँ हो तुम, अपने बच्चों के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर लिया, दिल है क्या पत्थर है। तो अनुपमा कहती है कि पत्थर हो चुका है, ये दिल टूट टूट कर कई बार टूटा है इसलिए पत्थर हो चुका है। तो फिर बापूजी कहते हैं डोली को कि अगर ज़्यादा दया आ रही है ना तो तू भी अपने भतीजा भतीजी के साथ बाहर जा सकती है, इसलिए। लेकिन अनुपमा के फैसले में कभी नहीं बोलेगी, जो अनुपमा ने कर दिया वही ठीक है। तो फिर डोली चुपचाप खड़ी हो जाती है और सोचती है कि कहीं मुझे बाहर का रास्ता न दिखा दिया जाए। और फिर अनुपमा कहती है कि चलो सब लोग जाकर सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। लेकिन तोसू और पाखी दरवाज़ा बजाते हैं और कहते हैं कि मम्मी प्लीज़ हमें अंदर ले लो, हम कभी भी शिकायत का मौका आपको नहीं देंगे, प्लीज़ मम्मी। तो अनु दरवाज़ा खोल देती है और कहती है कि शिकायत नहीं आनी चाहिए तुम दोनों की। तो कहता है कि नहीं मम्मी हमारी शिकायत नहीं आएगी, प्लीज़ हम सुधर चुके हैं। तो कहती है कि ठीक है तुम्हारे लिए आशा भवन के दरवाजे खुले हैं, लेकिन शांति बना के रखना, अगर तुम दोनों की वजह से कुछ भी हुआ तो आज ये दरवाज़ा खुला है, लेकिन कल बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, लेकिन ये दरवाज़ा दोबारा से तुम्हारे लिए ओपन नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। अनु अंदर आकर बैठती है और सांस लेने लगती है लंबी लंबी। तो तभी अनु जाता है और इमली की जो है टॉफ़ियाँ वो लेकर आता है अनु के लिए और कहता है कि ये लो अनु, मैं जानता था कि तुम परेशान होती हो तो ये खाकर ही तुम्हारा तनाव दूर होता है। तो इस पर अनु कहती है कि फिर इसका मतलब तो ये मुझे पूरा दिन खानी पड़ेंगी और कई बार खानी पड़ेगी। जब ऐसी औलादे हों तो भगवान ऐसी औलादे किसी को दे दे तो उसका तो मूड बार बार में ख़राब होगा, उसका तो घर में बार बार में अशांति आएगी। अरे मेरी दोनों औलादें गधेड़ी नालायक एक नंबर की, इनको ये नहीं पता कि ये कितने बड़े हो गए, इनकी उम्र क्या हो गई और फिर भी ऐसे फिरते हैं ये जैसे कि ये बच्चे हों छोटे। तो इनका मैं क्या करूं। और अनुज अनुपमा को देखता रहता है, कुछ नहीं बोलता है, सुनता है अनुपमा को। अनु रोने लगती है, कहती है कि इन औलादों ने तो मुझे परेशान करके रख दिया, मेरे से कौन से जन्मों का ये बदला ले रहे हैं, कौन से कर्मों की सज़ा मुझे दे रहे हैं, ये दोनों के दोनों एक नंबर के गधेड़े हैं। इस तरह से अनु जो अपने बच्चों को कोसती हुई रोने लग जाती है। तो अनुज इमली खोल कर और अनु के मुंह में दे देता है और कहता है कि ये खाओ इमली, ताकि तुम्हारा तनाव जो हो दूर हो। तो अनुपमा फिर इमली खाकर थोड़ा सा राहत महसूस करती है और कहती है कि ज़रूर मैंने अनुज पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए थे। तो फिर अनुज कहता है कि हाँ पिछले जन्म में तुमने ज़रूर कुछ ना कुछ किया तो था, तभी तो तुम्हें ऐसी औलादें मिली हैं, नहीं तो मिलती नहीं। तो अनुज कहता है कि पिछले जन्म में या तो तुम बहुत ही क्रूर राजा रही होगी, एक बात बताओ अनु। और फिर कहता है कि या फिर तुम एक क्रूर रानी रही होगी और तुमने काफ़ी लोगों को सज़ा दी होगी, इसी वजह से तुम्हारे जो बच्चे हैं ये तुम्हें सज़ा दे रहे हैं। तो अनु हंसती है इस बात पे और कहती है मैं क्रूर राजा नहीं, मैं क्रूर रानी थी। और फिर अनुज कहता है कि मेरे लिए तो तुम अब भी वही क्रूर रानी हो, क्योंकि जब भी मैं तुमसे प्यार की बात करता हूँ तो तुम टाल जाती हो, इसलिए तुम आज के ज़माने में भी मेरे लिए तो क्रूर रानी हो। और अनुज स्टाइल करके बताता है और तभी सपना लेने लग जाता है अनुज।
अनुज सपना लेता है कि अनुपमा एक महान रानी है और अनुपमा कहती है कैदी को लाया जाए और अनुज बेड़ियों में जकड़ा हुआ है और आकर अनुपमा से करता है अपने प्यार का इजहार। कहता है कि रानी साहिबा आप चाहे मुझे कितनी बेड़ियों में बांध कर रखिए लेकिन आपसे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। और अनुपमा गुस्सा आ जाता है लेकिन अनुज जो है वो डांस कर करके अपने प्यार का इजहार कर रहा होता है और अनुपमा को और तेज गुस्सा आ रहा होता है। जैसे ही अनुज डांस करता है अनुपमा को गुस्सा आने लगता है। जी हाँ दोस्तों, अनुज हंस के अनुपमा को आई लव यू बोलता है और अनुपमा कोड़ा उठा लेती, कहती है अभी तो तुझे कोड़े पड़ेंगे। तो कहता है कि रानी साहिबा कितने ही कोड़े बरसा लीजिए लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। अनुपमा चिल्लाती है लेकिन अनुज हंसने लगता है और अनुपमा जो है उसके ऊपर कोड़ा जो है उठा लेती है और इतनी देर में अनुज की आंख खुलती है। तो अनुज एकदम से चौंक जाता है जब अनुपमा कहती है कि पड़ गए कोड़े। तब कहता है कि अनु तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या सपना ले रहा हूँ। अनु कहती है कि बड़े बुद्धू हो कपाड़िया जी, आप इतना नहीं जानते कि मैं आपका कब से मन पढ़ना जानती हूँ और मैंने आपका मन पढ़ लिया कि आप क्या सोच रहे हैं। तो फिर अनुज कहता है तो बोल क्यों नहीं देती, मेरे मन में तो सपने में भी आई लव यू रहता है लेकिन तुम मुझे कब जवाब दोगी। तो इस पर अनुपमा कहती है कि मेरा डर जो है वो आपको बहुत तकलीफ दे रहा है कपाड़िया जी, मैं बहुत डर रही हूँ। तो फिर अनुज कहता है कि कोई नहीं अनु, तुम्हारे इस डर का कारण कहीं ना कहीं मैं ही हूँ, मैं ही तुम्हें वो सुख सुविधा नहीं दे पाया जो तुम्हें चाहिए था, जो तुम डिजर्व करती थी। इसलिए मैं इंतज़ार करूँगा, जब तक तुम समय लेना चाहो तब तक ले लो लेकिन तुम अपनी खुशी से हाँ करोगी तभी मैं आगे बढ़ूँगा। तो इस पर अनुज कहता है कि अनुपमा मैं तुमसे ज़बरदस्ती कभी नहीं करूँगा, जब तक तुम जितना समय लेना चाहो उतना ले लो लेकिन तुम अपना डर जो है वो निकाल दो। और अनुपमा हंसने लगती है और अनुज जो है एक गोली और खिला देता है इमली की अनु को और फिर वहाँ से चला जाता है। तो अनुज को देखती रह जाती है। तोसू और पाखी प्रेस करते हुए आपस में बात करते, पाखी कहती है कि तोसू भाई इस ज़माने में कौन रखता है स्टेनलेस स्टील की इतनी भारी प्रेस जबकि ऑटोमेटिक प्रेस आई हुई है। फिर तोसू कहता है कि इन फटीचरों को भिखमंगों को प्रेस के कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत है, धो के पहन लो। फिर पाखी कहती है बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। और फिर तोसू कहता है कि मैं तो ये कहता हूँ कि तू अपने पास जो पैसे हैं उनको बचा कर रख, खर्च मत करना। क्योंकि पाखी कहती है कि भाई मुझसे ज़्यादा दिन रहा नहीं जाएगा। तो कहता है कि मैं भी ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रह सकता इस कबाड़ खाने में, इसलिए हमें जल्दी भागना होगा यहाँ से, इसलिए तू अपने जितने भी पैसे उतने बचा कर रखना और जब भी मौका मिलेगा हम ये काम कर देंगे। और तभी पाखी को आती हुई दिखाई देती है अनुपमा और दोनों चौंक जाते हैं अनु को देखकर। और अनु कहती है कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं सुना लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकती हूँ दावे के साथ कि तुम दोनों मेरी और आशा भवन की बुराई कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। फिर कहती है जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, तुम तो खड़े हो गए। और पाखी कहती है कि प्रेस को सीधा कर ले नहीं तो मेरा कपड़ा जल जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। और पाखी प्रेस को सीधा उठाती है और फिर अनुपमा कहती है कि इसी प्रेस से, इसी स्टेनलेस प्रेस से मैंने तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के 40 साल तक कपड़े इस्त्री किए हैं, पूरे एक दिन नहीं 40 साल तक है। और तुम कह रहे हो कि आज हमारे से कपड़े इस्त्री नहीं होते, चुपचाप करो। और फिर कहती है कि जल्दी करो और भी काम करना है, क्या 1 घंटा का खुसर पुसर लगे हुए दोनों बहन भाई, आपस में खुसर पुसर कम करो और काम ज़्यादा करो। दोनों को बुरी तरह से डांटती है। तो तोसू नीचे गर्दन करके खड़ा हो जाता है। उधर पाखी सॉरी बोलने लग जाती है, सॉरी मम्मी हम कर लेंगे। कहती है कि जल्दी बहुत जल्दी हाथ चलाओ, इतना करोगे तो तुम तो सारा दिन प्रेस करते रह जाओगे और काम कौन करेगा। और फिर जल्दी लग जाते हैं दोनों प्रेस के लिए। और तभी वहाँ पर बापूजी आते हैं और कहते हैं कि अनु ये कुछ गहने हैं बा के और किंजल के। और तभी देखती है पाखी तो सोचती है तो लॉटरी लग गई। कहता है कि ये तुम अपने पास रख ले। फिर अनु कहती है कि नहीं बापूजी मेरे पास तो कोई अच्छी अलमीरा भी नहीं है, कोई कबर्ड भी नहीं है जिसमें मैं रख सकूं। आप एक काम कीजिए ना, इन गहनों को सुनार के यहाँ दे आइए ना, तो सुनार के यहाँ रख दीजिए। तो फिर इस पर बापूजी कहते हैं कि तू जानती है तेरी बा को, कहती है कि वो सोना बदल लेगा इसलिए मैं सुनार के यहाँ नहीं रख सकता। तो फिर अनु कहती है कि बा भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती है। और फिर कहती है कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ रखूँ बापूजी। बापूजी कहते हैं कोई तो जगह होगी देख ले बेटा। और तोसू की नज़र पड़ जाती गहनों पर और कहता है कि तोसू पाखी में भागने का रास्ता मिल गया। और अनुपमा गहने ले लेती, कहती है ठीक है मैं रखती हूँ। अनुपमा
गहने हाथ में लेकर बापूजी वहाँ से चले जाते हैं और फिर जाने लगती है तो पीछे पीछे तोसू भी जाने लगता है। तो पाखी रोकती है कि भाई बड़ी मुश्किल से छत मिली है, लेकिन तोसू चला जाता है। पाखी सोचती है कि कहीं ये छत भी ना छिन जाए तोसू भाई की हरकतों की वजह से। अनुपमा गहने लेकर आगे आगे होती है और तोसू पीछे पीछे होता है। जी हाँ दोस्तों, तोसू पीछा करता है और जब बाला आता है तोसू मुँह घुमाकर खड़ा हो जाता है पिलर के पास में। और फिर अनु देखती है कि कोई तो पीछा कर रहा है, लेकिन वो छुप जाता है पिलर के पीछे। और फिर अनुपमा अंदर जाती है और एक बेड के नीचे से एक पेटी निकालती है और उसमें से एक गुल्लक निकालती है और गुल्लक में पैसे रखती है, अपने पास होते हैं वो, और गहने रखती है बा के और किंजल के। और फिर उन गहनों और पैसों को अनुपमा लॉक करके और फिर अलमारी में रख कर लॉक कर देती है। जी हाँ दोस्तों, ये सब प्रक्रिया तोसू देख रहा होता है छिपकर। और तोसू देखता है कि हाँ मम्मी ने अलमारी में रख दी है। और इधर से जैसे ट्रंक वापस रखने लग जाती है तभी आता है सागर। और सागर कहता है कि अनुड़ी तुम ये काम क्यों करती हो, भारी काम, जब तुझे नहीं पता है कि आपका पैर खराब है तो मुझसे क्यों नहीं कहती हो। और फिर अनु कहती है कि सागर तू कुछ कहना चाहता है। तो सागर कहता है कि हाँ अनुड़ी। तो कहती है कि बता ना बेटा क्या बात है। तो सागर बता नहीं पाता है और शर्मा डर जाता है। और फिर सागर मन में सोचता है कि सागर बताना तो है ही, तो अभी क्यों नहीं अनुड़ी को बता दे सच सच। फिर सागर जैसे ही सोचता है तो फिर अनु फिर से कहती है कि सागर बता ना बेटा क्या बात है, मैं काफ़ी दिनों से तुझे देख रही हूँ, तू ऐसा ही मेरे सामने आता है तो नज़रें चुराने लगता है। तो फिर सागर कहता है कि अनुड़ी मैं और मीनू। और जैसे ही सागर ये बात कहता है कि मैं और मीनू, तभी उधर से आवाज़ आती माही के रोने की और अनुपमा बाहर आ जाती है। अनु आती है और माही को अपनी गोद में लेते हैं क्योंकि अनु से चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है माही को, और माही चुप नहीं होती है। तो अनु कहती है कि बेटा क्या हुआ। तो माही कहती है कि बड़ी मम्मी अंश ने मारा। और फिर परी कहती है कि दादी अपने साथ नहीं खिलाता अंश इसको। तो फिर अनुपमा कहती है कि अंश तू क्यों नहीं खिलाता माही को अपने साथ। तो फिर अंश कहता है कि दादी मेरी मर्जी, मैं इसको अपने साथ खिलाऊं ना खिलाऊं, क्यों दूं मैं इसको अपनी बोल, मैं इसको अपने साथ नहीं खिलाऊंगा। तो फिर अनु कहती है कि कोई बात नहीं माही, मैं बात करती हूँ। माही कहती है कि देखो बड़ी मम्मी अपने साथ नहीं खिलाता मुझे। अनुज देखता रहता है बच्चों की तरफ कि बच्चे ऐसे कैसे लड़ रहे हैं। और फिर माही अंश कहता है कि बड़ी मम्मी क्यों खिलाऊं मैं इसको अपने साथ, अपनी बॉल से ये अपने अकेली खेल लेगी। तो इस पर अनु कहती है कि ऐसा क्यों बोल रहा है। तो फिर परी कहती है कि ये भी तो बता देना तू क्यों नहीं खिलाता अपनी बॉल से। किंजल कहती है कि अगर ये नहीं खिलाता तो परी तू ही बता देना क्या बात है। तो परी कहती है कि दादी ये कहता है कि इसकी मम्मी ने कहा है कि माही तो गोद चली गई आशा भवन में और वो अब आशा भवन वालों की है और हम शाह परिवार से हैं, इसलिए तुम माही के साथ नहीं खेलोगे, तुम माही से अलग खेलोगे। तो ये बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं और सबकी डिम्पी को देखने लग जाती है। बा बड़े गुस्से में डिम्पी की तरफ देखती है कि ये बच्चों को क्या सिखा रही है। और इधर से टीटू भी देखता है डिम्पी की तरफ कि इसकी अकल कहाँ चलेगी, बच्चों के मन में कैसी कैसी भावनाएं भर रही है। और फिर अनुपमा के सवाल शुरू हो जाते हैं डिम्पी के लिए। कहती है कि डिम्पी बोल तूने ऐसा क्यों किया। अनुपमा आद्या को कहती है कि बेटा जब बच्चों को जरा अंदर ले जाना। तो आद्या चारों बच्चों को अंदर लेकर चली जाती है। तभी अनुपमा डिम्पी से कहती है कि डिम्पी तुम ये क्या सिखा रही हो बच्चों को, अरे तुम्हें अकल नहीं है बिल्कुल भी, तेरी अकल तूने बेच खाई, कहाँ चली गई तेरी अकल। और जब तक तुम लोगों को ये ना कहूँ ना कि तुम इन पाखी और तोसू की तरह मेरा ये आशा भवन छोड़कर चले जाया, यहाँ से बाहर नहीं निकालूंगा ना, तुझमें अकल आने वाली नहीं है। और इतनी देर में डिम्पी कहती है कि मैं मेरे बेटे को क्या सिखाती हूँ, क्या सुनाती हूँ, क्या कहती हूँ, इससे आपको क्या मतलब है। मेरे बेटे को अच्छी शिक्षा दूँ बुरी शिक्षा दूँ, आप बीच में बोलने वाली कौन होती हैं। मेरा अंश मेरा बेटा है और मैं उसको कुछ भी कहूँ आपका क्या मतलब है और आपका क्या रिश्ता है मेरे बेटे से, और आप क्यों बीच में बोल रही हैं। मेरे बेटे को मैं क्या सिखाती हूँ, क्या कहती हूँ, क्या नहीं कहती हूँ। आपसे तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। जब आप तोसू भाई और पाखी दीदी को सुना रहे थे तब मैंने आपको कुछ कहा क्योंकि आप अपने बच्चों को कह रहे थे, लेकिन जब मैं मेरे बच्चों को कह रही हूँ तो आप बीच में बोलने वाली कौन होती हैं। तब अनुपमा कहती है कि
अरे तेरी अकल कहाँ गई? मैं तेरे बेटे के भी बाप की माँ हूँ, तुझे ये समझ नहीं आता? मैं इसकी दादी हूँ रिश्ते में, और अगर तूने ज़्यादा चूचपाड़ की ना तो मैं तुझे इन दोनों की तरह बाहर निकाल दूंगी, और इन दोनों की तरह तुझे अकल आएगी ना बाहर की इतनी प्रॉब्लम होती है तब तू सुधर के रहेगी। और मुझे बार बार है ना तुम लोगों को ये सुनाना अच्छा नहीं लगता, मुझे शौक नहीं है बार बार ये सुनाने का कि तुम आशा भवन छोड़कर यहाँ से चले जाओ। इसलिए डिम्पी कहती हूँ कि चुपचाप और अच्छे से रहना है तो रह यहाँ पर, नहीं तो बेशक से यहाँ से जा सकती है। और तू मुझे कहने वाली कौन होती है कि मैं कौन हूँ इसकी? मैं इसकी दादी हूँ, इसको मार भी सकती हूँ, पीट भी सकती हूँ, सुना भी सकती हूँ, तुझे भी सुना सकती हूँ। ये अधिकार तू मेरे से छीनने वाली कौन होती है? और अनुपमा डिम्पी को अच्छा बुरा बहुत कुछ सुनाती है और डिम्पी चुपचाप खड़ी सुनती रहती है, और सारे आशा भवन वाले डिम्पी की तरफ देखते रहते हैं कि कैसे डिम्पी अपनी बेइज्जती खुद अनुपमा के हाथों से करवा रही है। लास्ट में अनुपमा कहती है कि अगर यहाँ पर रहना है तो चुपचाप और अच्छे से रहना होगा, वरना यहाँ से जा सकती है। और अनुपमा फिर कहती है सभी को कि सभी अपने अपने कमरों में जाकर आराम कीजिए, रात बहुत हो चुकी है। सभी अपनी अपनी जगह पर सोने के लिए चले जाते हैं और बाद में खड़े रह जाते हैं अनुज और अनुपमा। तो अनुपमा कहती है कि क्या होगा इन लोगों का? तो अनुज कहता है कि शुक्र है अपनी बेटी आद्या में तो तुम्हारे संस्कार हैं, नहीं तो हमारी बेटी आद्या भी ऐसी हो जाती तो हम क्या करते। तो फिर अनुपमा कहती है कि खाली मेरे संस्कार नहीं हैं, उसमें आपके भी संस्कार हैं, उसमें हम दोनों के संस्कार हैं। तो इस पर अनुज कहता है कि हाँ हम दोनों के संस्कार हैं, ये हो सकता है कि कम ज़्यादा हो सकते हैं, कि मेरे संस्कार 30% हो, तुम्हारे 70% हो सकते हैं। तो इस पर अनुपमा कहती है कि नहीं गलत है। तो अनुज सोचता है कि अनुपमा ने ऐसा क्यों कहा और कहती है कि 80 मेरे और 20 आपके। फिर अनुज कहता है कि चलो अच्छा है, 80 तुम्हारे हैं तो अच्छे ही होंगे। और फिर कहता है कि अच्छा यहाँ भी तूने क्रेडिट ले लिया अपना। और फिर अनुपमा हंसने लगती है। तो अनुज और अनुपमा अपनी बेटी के बारे में बात करते हैं। अनुज कहता है कि आगे भी हमारी बेटी को ऐसे ही संस्कार मिलेंगे तो वो संस्कारी होगी जैसे अभी वो संस्कारी हो रखी है, कितने प्यार से सभी के साथ पेश आती है और कितने अच्छे से सभी बच्चों को रखती है। इतनी भीड़ है आशा भवन में फिर भी वो ये नहीं दिखने देती कि वो कहाँ पर रहती है। तो अनुपमा कहती है कि हाँ ये तो है, हमारी बेटी में गुण तो बहुत हैं। और आज की कहानी यहीं पर समाप्त कर दी जाती है। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि तोसू करने वाला है चोरी और पकड़ लेंगे सागर और मीनू चोरी करते हुए। लेकिन तोसू इल्ज़ाम लगा देगा सागर के ऊपर, गहने चोरी करने का तो लगाएगा ही, साथ में मीनू को भगाने का भी लगा देगा। तो अब दोस्तों देखते हैं, अनुपमा के सामने दो सच्चाई आ गई है, तोसू की चोरी करने की और सागर और मीनू के प्यार की। तो देखते हैं दोस्तों अनुपमा क्या एक्शन लेती है और अनुपमा किसको आशा भवन से बाहर करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।